गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे 16th ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स पी ब्लॉक। 16th ग्रुप एलिमेंट्स पी ब्लॉक के 16वें वर्ग के तत्वों की आज हम स्टडी करेंगे। 15th ग्रुप हम लोगों ने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है ना। ये स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, 16th ग्रुप में सबसे पहले अपन जो बेसिक बातें करेंगे वो है मेंबर्स। मेंबर्स सदस्य। सदस्य होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। मैं नाम लिख देता हूं यहां पर, टेलुरियम, ठीक है। यह है बेटा पोलोनियम। पोलोनियम बहुत आसान वे में बड़े तरीके से इजी वे में हम पढ़ेंगे। सेलेनियम, सेलेनियम, बाकी दो ऑक्सीजन और सल्फर, ठीक है, कॉमन है। इनके साथ 8, नेक्स्ट 16, नेक्स्ट 34, नेक्स्ट 52 एंड नेक्स्ट। ये जो मैंने साथ में अंक लिखे आपको पता है इनके परमाणु एटॉमिक नंबर्स। तो मैंने यहाँ मेंबर्स जो हैं, सदस्य हैं इस सदस्य ग्रुप के, वो अप टू डाउन ही लिखे और इनके विद एटॉमिक नंबर और सिंबल। बात समझ आ गई। तो यहाँ पर ये तो हो गए मेंबर। सेकंड पॉइंट के ऊपर बात करें, किसी भी ग्रुप को पढ़ने से पहले, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, आगे भी बात करेंगे, किसी भी ग्रुप की डीपली नॉलेज लेने के लिए एक फंडामेंटल पॉइंट पढ़ो तो आपको सारी नॉलेज मिल जाती है। वो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम जनरली देखता कौन से वाला देखते हैं? आउटर मोस्ट, ठीक है ना। तो यहां पर अपन बात करेंगे आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अर्थात बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉनिक, बताइए, विन्यास। तो बेटा इसके लिए आपको सीधा सा मतलब बहुत ज्यादा पापड़ नहीं मिलना। बेसिक याद रखना, बहुत सिंपल है, चलते फिरते याद हो जाएगा। NH2NP4, NH2NP4। सर यार N जो है वो क्या है? N की वैल्यू 2 to 7। बाकी तो अपन 6 तक ही लेते हैं, तो अपन यहाँ वैल्यू बात कर रहे हैं 2 to 7, ठीक है ना। अगर 7 नंबर पे कोई आता है जो अपन अभी तक पढ़ा नहीं है तो अपन यहाँ तक कितना लेंगे? 6, 2 to 7। बात समझ आ गई। अब इनके बेस पर, इस फॉर्मूले के बेस पर हम इन सबके क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से एग्जाम्पल, हम अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं सामान्य। उन 8 इलेक्ट्रॉनों को हमको शो करना है। 1s2, 2s2 और 2p4, ये अंडरलाइन कर दिया। जो 1s2 लिखा है ना, ये तो अंदर वाला है, स्टार्टिंग में, परंतु जिसको मैंने अंडरलाइन किया है ये वो है जो इससे मैच होता है। ये है, ये वास्तविक फॉर्मूला है, यानी आउटर मोस्ट शेल का। इसके बाद सल्फर 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p4। आप इनको ऐसे भी दिखा सकते हैं, यहाँ तक की वैल्यू क्या दिखा सकते हैं? नियम, उत्कर्ष गैस दिखा दीजिए। उसके बाद 3s2, 3p4। इसको कैसे दिखा सकते हो? इसको दिखा सकते हो हीलियम, 2s2, 2p4। क्योंकि बाह्यतम कोश से जस्ट पहले नॉर्मल गैस कंप्लीट हो चुकी होती है। क्रिया कैसे अपन ने लेवल में डिस्कस किया था, ठीक है ना, जब हमने क्या पढ़ा था पेरियोडिक टेबल। इसके बाद सेलेनियम 34। तो 34 से पहले जो गैस आएगी वो कौन सी होगी? आगे, यानी 18 हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा चेंज आ जाता है। जब आप 16 से 34 में आते हो तो डी कक्षक के वो आ जाता है, यानी डी आ जाता है बीच में। तो इसलिए पहले आएगा 3d10, फिर 4s2, 4p4, ये। तो बीच में कौन आ जाएगा? 3d10। 18 इसके हो गए, 10 ये कितने हो गए? 28 एंड 20 एंड 6 कितने हो गए बताइए? 34 ही आ रहा है ना। अब आते हैं हम टेलुरियम पर। टेलुरियम का नंबर होता है 52 और इससे जस्ट पहले जो गैस आती है, नोबल गैस, वो कौन सी होती है? क्रिप्टन। क्रिप्टन होती है 36 आ गई 4d10, 5s2 एंड 5p4। तो ये टोटल 6 एंड 16 एंड 36 कितने हो गए? 52। लास्ट आता है पोलोनियम। पोलोनियम से पहले बेटा हम पढ़ते हैं जीनोन। जीनोन जिसका नंबर होता है 54। जीनोन जिसका नंबर होता है 54, ठीक
ठीक है ना। 54 में लेकिन यहाँ एक चीज आती है, इसका नंबर है 84। 84 से पहले लेंथेनाइट तत्व आ जाता है जो कि एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, तो हम उनको भी फिलअप करेंगे। तो इसके लिए जो विन्यास बनेगा 6s2 को 6p। हमें मैंने जो अंडरलाइन किए हैं वो सिर्फ अंडरलाइन वो सारे किए हैं जो इसके बेसिक आउटर मोस्ट शेल का है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो बेसिक काम पढ़ने वाला वो यहाँ डी और एफ से जो काम पड़ेगा वो आपको समय के अनुसार मैं बता दूंगा। और फिलहाल पहले जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे गए हैं उनमें अपन ने मेजर किस पे पोर्शन पे ध्यान दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आउटर मोशन, ठीक है ना। कॉपी कर लें इसको फटाफट, फिर आगे बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज की। मैंने सबसे पहले बात करना है एटॉमिक रेडियस, परमाणु देखिए कुछ पॉइंट्स और होते हैं, जैसे इस तत्व इस ग्रुप के तत्व कहाँ मिलेंगे, है ना, तो वो तत्व जो होते हैं कहाँ मिलते हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं। अधिकतर इस वर्ग के जो तत्व है वो अयस्क बनाते हैं। अयस्क वो पदार्थ होते हैं जो जमीन से खान से निकाला जाता है, खान क्रिया द्वारा। खनिज होते हैं वास्तव में, बट खनिज मान लीजिए मेरे पास, मैंने आपको दो तरह के खनिज दे दिए, Al2O3, 2SiO2 और 2H2, ये भी खनिज है, जमीन से निकलेगा। जो खनन प्रक्रिया द्वारा निकलेगा वो खनिज है। और एक होता है Al2O3 डॉट ट्वाइस H2, दोनों है, दोनों जमीन से निकले। बट इसमें से ये खनिज है, दोनों क्या है बेटा, खनिज है, मिनरल है, बट इसमें से ये वाला जो है क्या कहलाता है, अयस्क। तो ऐसे खनिज अयस्क कहलाएंगे जिनसे हम आसान विधियों द्वारा कम लागत में शुद्ध धातु प्राप्त कर लें। धातु दोनों में एल्यूमिनियम है, बट इस वाले खनिज से मैं नॉर्मली धातु को प्राप्त तो कर सकता हूँ, लेकिन बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें तो टेक्निकल ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, लागत ज़्यादा लगेगी। लेकिन इससे मैं इसकी तुलना में कम लागत में और आसान विधियों द्वारा प्राप्त कर लूँगा। तो ये अयस्क है, किसका, कौन सी धातु का, एल्यूमिनियम। ये दोनों लेकिन खनिज है। तो हम 12th में पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा अच्छा चैप्टर आएगा मेटलर्जी की, सभी खनिज अयस्क होते हैं और सारे अयस्क खनिज नहीं होते। लेकिन अब इसमें इंपॉर्टेंट बात देखो, हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड क्या है कि इस वर्ग के तत्व अधिकतर खनिज बनाते हैं, यानी अयस्क बनाते हैं। तो ऑक्सीजन आपको क्लियर दिख रहा है, ठीक है। एक और होता है पीबीएस, जिसे हम बोलते हैं गैलिना, जेडएनएस, जिंक ब्लेंड, ये सब अयस्क हैं। अब इनमें ध्यान से देखो कौन सा एलिमेंट आ रहा है, सल्फर, ठीक है ना। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के वो क्या बनाते हैं, अयस्क बनाते हैं। और बाकी देखो पता है ऑक्सीजन आपको एटमॉस्फेयर में 21% मिल जाएगी, ऑक्सीजन वाटर के रूप में मिल जाएगी, और कहाँ मिल जाएगी ऑक्सीजन बताइए, ओजोन के लेयर में मिल जाएगी आपको। सल्फर आपको बहुत सारे ऐसे खाने के पदार्थों में मिलती है, हम बात करते हैं सल्फर केमिकल्स मिल जाएंगे बहुत सारे, तो वहाँ पर अपन देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात करते हैं एटॉमिक रेडियस। देखिए वर्ग में ऊपर से नीचे आने का, वर्ग में ऊपर से नीचे आने का यानी अप टू डाउन। परमाणुीय त्रिज्या, परमाणुीय त्रिज्या यानी बेटा एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। सिंपल सा फैक्ट है, इसका रीजन भी है, कोशों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। भाई ऑक्सीजन के अंदर आपको वाइटल कोश का नंबर कौन सा दिख रहा है, 2, सल्फर में कौन सा है, और सबसे लास्ट में कौन सा है, 6। तो जिसमें कोश संख्या ज्यादा होगी उसका साइज भी क्या होगा, कॉमनली बात है ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो अगर अपन क्रम देखें, अर्थात सबसे छोटा कौन होगा, ऑक्सीजन 66 पिकोमीटर का होता है, ठीक। उससे बड़ा सल्फर 107 पिकोमीटर का होता है, कोई जगह 104 है, और सेलेनियम 170 पिकोमीटर, समझ में आई। उसके बाद आ रहा है टेलोनियम, ये 137 पिकोमीटर होता है, और फिर पोलोनियम 146 पिकोमीटर। तो ये इंक्रीजिंग हो रहा है, इस तरह से बढ़ता है। तो ऑक्सीजन से लेकर पोलोनियम तक कोशों की संख्या बढ़ने के कारण वो 16वें वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है, विदाउट। ओके, अब यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला देखो, ऑक्सीजन से सल्फर तक आते टाइम गैप देखो कितना आ रहा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। 66 से सीधा 104 आ रहा है, लेकिन यहाँ गैप देखो सिर्फ 13 पिकोमीटर आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कारण है कि सल्फर से सेलेनियम तक परमाणुीय त्रिज्या
में वृद्धि कम होती है या अल्प होती है, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका क्वेश्चन सेकंड, टेलोरियम से पोलोनियम तक जाते समय आकार में वृद्धि कम होती है। ये दो बात है, तो इसका आंसर तो आएगा, जो आपको परफेक्ट आंसर देना है, सल्फर से सेलेनियम तक आने के दौरान 10D बोले एलिमेंट्स आने के कारण नाभिकीय आवेश, कौन सा आवेश? नाभिकीय आवेश प्लस 10 इकाई से बढ़ जाता है, बढ़ता है, परंतु कोश में वृद्धि, कोशों में वृद्धि प्लस 1 इकाई से, तो वृद्धि तो हो रही है कोशों में, अभी तो बढ़ा ही है, बट ज्यादा कौन बढ़ गया उसकी तुलना में? ज्यादा कौन बढ़ गया? परिणाम स्वरूप बढ़ा हुआ नाभिकीय आवेश क्या कर देता है? बढ़ा हुआ नाभिकीय आवेश कोश में वृद्धि को प्रति संतुलित कर देता है। आने समझ आ गई? मतलब बढ़ना चाहिए, परंतु वो इसकी वजह से थोड़ा बैलेंस आ जाएगा, प्रति संतुलित कर देना। ये तो इसका शेप होगा। इसका आंसर क्या होगा? इन वन लाइन लेंथेनाइड संकुचन लेगा। इसके बाद ये मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था 11th के अंदर कि जब एफ कक्षा का आते हैं बीच में लेंथेनाइड का, तो बीच में आ जाते हैं, उनसे 32 आवेश बढ़ जाता है प्लस 32, और ये तुम्हारी रजिस्टर देख रहा है 11th के रेडी में लिखा हुआ है लेंथेनाइड संकुचन के कारण। ये समझ आ गई बात? तो इसके कारण क्या होता है, जो जेड है, जेड को क्या बोलते हैं बेटा? नाभिकीय आवेश। ये तो कितना बढ़ता है? प्लस 32 से बढ़ता है, परंतु सिग्मा भी बढ़ता है, या इसको कह लो परमाणुवीय कोश, परमाणुवीय कोश ये भी बढ़ता है प्लस 1 यूनिट, 1 इकाई से बढ़ता है। बस अब आगे की लाइन वही हो जाएगी कि 32 इकाई इसको क्या कर देगा, वो क्या करता है? प्रति संतुलित कर देगा, तो आकार क्या होता है? तो यहाँ तो और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा, गैप और कम आ जाएगा, 2 का ही आएगा तो फिर भी 13 का गैप आता है ना। तो इसका आंसर क्या? सेकेंड पॉइंट, आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बहुत सिंपल वे में आपको सिखा रहा हूँ, इजीली याद हो जाएगा कि जो आयनन एनर्जी होती है, अपन पहले पढ़ चुके हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? बाहर लेके जाना है, उसके बदले में उस तत्व को क्या मिलेगी? समझ आ गई? यह है आयनन, ठीक। तो अब अपन अपने वर्ग के लिए बात करें तो देखिए, आयनन ऊर्जा जो होती है, आयनन ऊर्जा, इसको शॉर्ट में बोले आईई, आयोनाइजेशन, ये होती है 1 एटॉमिक रेडियस, यानी डायरेक्टली समानुपाती होती है 1 परमाणुवीय त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। तो अगर बताइए परमाणुवीय त्रिज्या सपोज की बढ़ेगी तो आई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन अगर परमाणु त्रिज्या कम होगी तो आई क्या हो जाएगी? तो इसका अपन ये कह सकते हैं, अर्थात वर्ग 16 के लिए अप टू डाउन आने पर आई कम हो जाती है ना। अभी पढ़ा है हमने, कारण लिखेंगे, इसका कारण भी बताएंगे। एटॉमिक रेडियस ए आर, परमाणुवीय त्रिज्या, ये क्या होती है बेटा? ये बढ़ जाती है, ये बढ़ेगी सर। लेकिन इससे क्या होता है, अगर ये दूरी बढ़ेगी, ये देखो ये, अगर ये दूरी बढ़ेगी मान लो यहाँ, तो नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे नाभिक व बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण में क्या आ जाएगी बेटा? कमी आ जाएगी। और अगर इसमें कमी आ गई तो उसको आसानी से निकाल दोगे, उसके बदले में एनर्जी देने का मान क्या होगा? कम होगा, है ना। दिक्कत कहाँ आएगी? हमें ताकत ज्यादा या एनर्जी ज्यादा कहाँ खर्च करनी पड़ेगी? अट्रैक्शन ज्यादा होगा।
वही तो आगे, तो यहाँ पर इस कंडीशन में ये फॉर्मूला बन। तो पहली बात क्या पड़ी, ऊपर से नीचे आएंगे आयन ऊर्जा कम होगी, फिर हमने उसके रीजन देखे, उसके कारण देखे, तो ये परमाणु ऊर्जा बढ़ती है जिसकी वजह से नाभिक और बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉन के आकर्षण कम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रम क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा, फिर ये कम है, ठीक है। आई ई का बढ़ता समझ में आ गया। आगे तो इस बेस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कारण है कि वर्ग 15 के तत्वों की प्रथम आयनन ऊर्जा फर्स्ट आई के मान वर्ग 16 के तत्वों की प्रथम आयनन ऊर्जा के मानों से अधिक होते हैं, ओके। तो यहाँ क्या बात कर रहा है वो कि जो इससे पहला वाला वर्ग है, वर्ग 15, उसकी आई प्रथम आई, जो आई कई तरह की है। सबसे पहले आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, मान लो ये एलिमेंट है, ठीक है ना, यहाँ बता देता हूँ इसको, ये पहला एलिमेंट है, इसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया -e, इसको जो एनर्जी दोगे वो हो जाएगी आई फर्स्ट और ये बन जाएगा E+। अब इसको आप और आगे एनर्जी दोगे, यानी एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसके लिए फिर एनर्जी देनी पड़ेगी, पर आपके बाद दूसरी बार निकाल दोगे ये क्या हो जाएगी सेकंड, तो इससे बन जाएगा E2+, ऐसे वो चलती है। तो उसने लेकिन हमसे क्या पूछा है, प्रथम। तो वर्ग 15 की, तो यहाँ ध्यान से देखिए, वर्ग 15 में उपस्थित तत्वों के बाह्यतम कोश, ध्यान से सुने, वर्ग 15 में उपस्थित तत्वों के बाह्यतम कोश के का पीयू कोश की पीयू कोश अर्धपूरित अवस्था, अंडरलाइन, अर्धपूरित और पूर्णपूरित स्थायी होती है। अर्धपूरित अवस्था यानी लिखेंगे स्थायी अवस्था, ठीक है ना, P3 में होता है, इस कंडीशन में होता है पीयू कोश। जबकि वर्ग 16 में पीयू कोश, बाह्यतम पीयू कोश है ना, वो भी अभी अपन पढ़ के आ रहे हैं, P4 अवस्था में होता है, P4 अवस्था में होता है। तो अर्थात यहां पर देखो मैं इसको, अर्थात P3 का स्थायित्व ग्रेटर देन, कौन ज्यादा स्थायी हुआ, P3, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल कहां से हो जाएगा, जो पहले से स्टेबल है वो ये मिलेगा थोड़ी, तो इसमें से ज्यादा जाएगा। इसलिए
वर्ग 15 के तत्वों की प्रथम फर्स्ट आएगी, वर्ग 16 के तत्वों की फर्स्ट आएगी से अधिक है। सीधी सी फैक्टर है, एनर्जी ज्यादा लगेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है ना, अधिक। तो बहुत टिपिकल बात नहीं है, बस आपको एक ही चीज याद रखनी है, एक ही कंसेप्ट याद रखना है। और ये तो रहने दो, एक कंसेप्ट क्या याद रखना है कि जो वर्ग 15 में प्रयुक्त कोश है वो कैसे अवस्था में होता है, अर्धपूरित। और जो अर्धपूरित अवस्था होती है वो स्थायी होती है बाकी की तुलना में, या तो अर्धपूरित हो जाए या पूर्ण पूरित हो जाए। ये दो अवस्थाएं तो क्या होती है, स्टेबल होते हैं, बाकी नहीं। तो अब यहाँ P4 है, तो P4 के केस में क्या हो रहा है, स्थायित्व में। तो जहां जो ज्यादा स्थायी होगा उसको ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, है ना, उसको ऊर्जा का मान अधिक चाहिए। ये मैंने छोटा सा आपको लिख दिया यहाँ पर, तो ये अपना कब हो जाएगा, कॉपी करें इस साइड पे तो एक क्वेश्चन है इसी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन, O प्लस आयन के लिए आयनन ऊर्जा का मान N प्लस आयन की आयनन ऊर्जा से अधिक होता है, से अधिक होने का क्या कारण है? O प्लस आयन के लिए आयनन ऊर्जा का मान N प्लस आयन की ऊर्जा से अधिक होने का क्या कारण है? तो देखिए O प्लस बनेगा तो बनेगा कैसे, ऑक्सीजन है 2 8 हो गया, 2 6 हो गया, यही होता है, अपन यही मानते हैं, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिख देता हूँ मैं, 1s2 2s2 2p4, मैंने I E फर्स्ट दे दी, इसमें तो क्या कर लिया, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, प्लस में। अब विन्यास हो जाएगा I2p3। अब नाइट्रोजन देखो इसके कंपेयर में, नाइट्रोजन जो होता है 1s2 2p3 होता है, तो I E क्या हो गया फर्स्ट, है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, अब वैल्यू क्या जाएगी 2p2। लेकिन हमारा सवाल यहाँ नहीं, यहाँ है कि अब मैं आगे इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, यानी अब मैं आयनन ऊर्जा लूंगा, तो वो कौन सी आयनन ऊर्जा होगी बेटा, सेकंड, ठीक है ना। इसमें से इलेक्ट्रॉन गया, इसके लिए कौन सी होगी, सेकंड, इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन गया, राइट समझ आ गया। अब अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, O2 प्लस, और ये किसमें कन्वर्ट होगा, N2 प्लस। चलो ये होगा जो होगा वो बात की बात है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब ये जो क्वेश्चन में पूछा गया इसके लिए और इसके लिए, तो ये सेकंड आई की बात कर रहा है, तो हम यहाँ बात कर सकते हैं कि सवाल प्रश्न के अनुसार ऑक्सीजन प्लस की आयनन ऊर्जा
यानी I2 का मान n प्लस की आयन ऊर्जा यानी I2 से अधिक होने का कारण। समझ आ गई? आगे इसको नोट करो, फिर मैं लिखाऊंगा इसको नोट करो, मैं लिखा दूंगा। देखो O प्लस आयन में आंसर देखिए, O प्लस आयन में बाह्यतम कोश का P उपकोष, O प्लस आयन में बाह्यतम कोश का P उपकोष P3 अवस्था ब्रैकेट में लिखें अर्धपूरित स्थायी अवस्था तथा N प्लस आयन में बाह्य P उपकोष P2 अवस्था में होता है। P3 अवस्था P2 की तुलना में अधिक स्थायी होने के कारण या अधिक स्थायी होती है। P3 अवस्था P2 अवस्था की तुलना में अधिक स्थायी होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनन ऊर्जा का मान अधिक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ इस वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है बेटा उसके O प्लस के अंदर P3 अवस्था है, नाइट्रोजन के N प्लस में P2 अवस्था है, और ये ऑक्सीजन का ये ज्यादा स्टेबल है P2 से, तो एनर्जी कहाँ ज्यादा देनी पड़ेगी, एनर्जी की वैल्यू यहाँ ज्यादा होगी, एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर कम होगी। आगे समझ आ गई? इस तरह से हम बात कर लेते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया आपका फैक्टर कौन सा, आयनन ऊर्जा का। ओके, अब अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इलेक्ट्रॉन तंत्र और आगे